हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिखित और अलिखित संविधान क्या होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं और दोनों में अंतर क्या है। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, एक का नाम है लिखित संविधान और दूसरे का नाम है अलिखित संविधान। अगर शब्द पर गौर करें तो लिखित का मतलब होता है जो चीज़ लिखी गई हो और अलिखित का मतलब है जिसको लिखा ना गया हो, बिना लिखा हुआ। तो शब्दों का तो यही मतलब है और शायद कुछ हद तक संविधान के विषय में भी यही मतलब होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान की, तो यहाँ पर लिखित और अलिखित का शाब्दिक अर्थ होने के साथ साथ कुछ और भी साथ में मतलब है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जिसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ भाग ना हो। तो फिर अलिखित का मतलब होता है बिना लिखा हुआ, और अगर दुनिया में कोई भी संविधान होगा तो उसमें कुछ न कुछ लिखा जरूर होता है। तो फिर क्या अलिखित संविधान नहीं पाए जाते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हर संविधान में थोड़ी बातें लिखी हो सकती हैं तो फिर अलिखित का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। लिखित संविधान क्या होता है या फिर अलिखित संविधान क्या होता है। तो जैसा अपना पारंपरिक तरीका है टेबल बना करके, उसी से हम इसको डिस्कस करेंगे, जिससे बेहतर तरीके से इसे हम समझेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको कायदे से देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जो भी इससे रिलेटेड आएगा। लिखित संविधान। पहली बात तो आप इस चीज़ पर गौर करें कि यदि, जैसा मैंने पहले बताया, वो फैक्ट है एक, कि कोई भी संविधान ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें कुछ भी लिखा ना हो। अगर कुछ भी लिखा नहीं होगा तो फिर ऐसा कोई संविधान दुनिया में है नहीं कि वो 100% अलिखित अवस्था में हो। इसका मतलब लिखा तो इसमें भी होगा और लिखा इसमें भी होगा, तो फिर ये अलिखित कैसे हुआ? इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें मात्रात्मक अंतर है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछी गई है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में कि लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अलिखित में चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, लेकिन लिखे हुई चीज़ों की मात्रा कम होती है और लिखित संविधान में लिखी हुई चीज़ों की मात्रा अधिक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि लिखित और अलिखित में सिर्फ मात्रात्मक अंतर है और लिखा हुआ दोनों में पाया जाता है। तो एक पहले फैक्ट आप नोट करें कि लिखित, एक ये टेबल बनाने से पहले आप लिखें कि लिखित एवं अलिखित, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। लिखित एवं अलिखित संविधान, संविधान में मात्रा का अंतर होता है, मात्रात्मक अंतर होता है। मात्रात्मक अंतर का मतलब है कि किसी भी संविधान में लिखी हुई बातों की मात्रा कितनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी संविधान है, अगर समझ लीजिए इसको कायदे से, कोई भी संविधान है तो उसमें दोनों तत्व पाए जाएंगे, यानी लिखित तत्व, लिखित अंश, कुछ भाग लिखा हो सकता है, और अलिखित अंश, अलिखित अंश। हर एक संविधान में दोनों प्रकार के अंश पाए जाते हैं, चाहे वो लिखित प्रकार का हो चाहे अलिखित प्रकार का हो। तो अगर अलिखित अंश अधिकतम है, अधिक है, और लिखित वाला अंश अधिक है, अलिखित अंश जो है वो कम है, तो इस संविधान को कहा जाता है लिखित संविधान, लिखित संविधान। और इसी को जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें कि अगर लिखित कम है
और अलिखित अधिक है तो फिर इसको क्या कहेंगे? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, इसको आप पहले नोट कर ले टेबल बनाने से पहले, तभी आपको चीज़ ये समझ में आएगी कि जब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि अलिखित में कुछ भी नहीं लिखा होता है। सीधे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है, और उसमें कथन दिया रहेगा कि दुनिया के सभी संविधानों में लिखित अंश पाया जाता है। दुनिया के सभी संविधानों में लिखित अंश पाया जाता है, तो ये कथन सत्य टिक करेंगे, क्योंकि हर एक संविधान में लिखा हुआ मात्रा कुछ न कुछ होती है, हालांकि उसमें कम या ज़्यादा का अंतर हो सकता है। दूसरा कथन दिया होगा कि लिखित और अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर पाया जाता है, तो वो बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मात्रा से ही डिसाइड होता है। अगर कम मात्रा में लिखा है तो अलिखित, और अधिक मात्रा में लिखा हुआ है अधिक मात्रा में तो लिखित, यानी कि दोनों में अंतर है सिर्फ मात्रात्मक। तो ये दोनों कथन आप सही टिक करेंगे, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम दोनों पे बात करते हैं। टेबल बना लीजिए और टेबल पे ही सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखित संविधान पर बात करते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें लिखी हुई अंश जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम नंबर। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, आप जानते हैं। और अगर भारत के संविधान को ही उदाहरण मान के समझें तो भारत के संविधान में लिखी हुई चीज़ों की मात्रा मैक्सिमम है, और कुछ बातें हमारे संविधान में ऐसी भी हैं जो संविधान में कहीं भी लिखी नहीं गई हैं। वो हमारे परंपराओं में, रीति रिवाजों में, ट्रेडिशंस में डेवलप होती हैं, और उसको हम वैधानिकता भी प्रदान कर देते हैं, यानी उसको हम वैसे ही मान्यता प्रदान करते हैं जैसे कि संविधान में लिखी हुई बातों को। तो वो भी चीज़ें संविधान में ही आ जाती हैं, यानी कि हमारे यहाँ परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं, लगभग शून्य, और लिखा हुआ भाग जो है वो अधिकतम है। इसीलिए हमारे देश का संविधान कैसा है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान की पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि इसमें लिखित अंश अधिक होता है। लिखित अंश अधिक होता है, अधिकतम। और अलिखित अंश, यानी ऐसा नहीं है कि होगा नहीं अलिखित, अलिखित अंश न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। ये इसकी पहली विशेषता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट जो है अलिखित में होता है। अलिखित संविधान वो होगा जहाँ पर परंपराएं ज़्यादा हैं, मान्यताएं ज़्यादा हैं, रीति रिवाज ज़्यादा हैं, और लिखी हुई चीज़ें बहुत कम हैं। जैसे अगर उदाहरण लें तो इधर सबसे अच्छा उदाहरण आता है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के संविधान में लिखी हुई चीज़ें बहुत कम हैं। कुछ चीज़ें अब वर्तमान में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर लिखित हैं, लेकिन पहले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके परंपराओं में, रीति रिवाजों में, रूढ़ियों में चली आ रही थी, और उन्हीं चीज़ों को चूँकि उन्होंने अपनी परंपराओं को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना, उसमें उन्होंने भरोसा जताया, तो उन्हीं को उन्होंने कानूनी रूप दे दिया, यानी उसको उन्होंने मान लिया कि ये सही है, संविधान का रूप मान लिया। लेकिन वो लिखी हुई अवस्था में नहीं है, इसीलिए वो अलिखित अंश हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में, यानी अलिखित संविधान के प्रकार में कौन सा अंश ज़्यादा होता है? यहाँ पर अलिखित अंश अधिक होता है। यहाँ पर अलिखित अंश अधिक होता है, और लिखित अंश, लिखी हुई चीज़ें, लिखित अंश कम होता है। तो एक ये चीज़ दोनों में डिफरेंस निकल के आई, और यहीं से आपका वो प्रश्न हल हो जाएगा कि दुनिया में कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जिसमें लिखित अंश ना पाया जा रहा हो। तो दोनों प्रकार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लिखित अंश है, भले वो कम है। और दूसरे जो कथन था कि लिखित और अलिखित में सिर्फ मात्रा का अंतर है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी का अंतर है, क्वांटिटेटिव है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई संविधान लिखित है तो जैसा नाम बता रहा है कि इसको लिखा गया है, यानी इसको निर्मित किया गया है,
तो निर्मित करने का मतलब है कि कुछ लोगों ने एक जगह पर बैठ करके कुछ टाइम पीरियड में इसको लिखा है, विधिवत लिखा है। अगर लिखा है तो इसकी योजना बनाई गई होगी, इस पे रिसर्च की गई होगी और इसको किसी विशेष समय पर पूरा किया गया होगा और फिर किसी विशेष समय पर इसको लागू भी किया गया होगा। अगर लिखा गया है तो उसको ख़त्म भी किया गया होगा और उसको फिर लागू भी किया गया होगा। तो कुछ चीज़ें लिखित संविधान की निकल करके आती हैं कि लिखित संविधान हमेशा निर्मित संविधान होता है, यानी इसका निर्माण किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? निर्मित होता है। ये कैसा होता है? निर्मित होता है। और ये किस प्रकार का है? क्या ये भी निर्मित होता है? अगर ये निर्मित होता तो फिर ये लिखित ना होता, निर्माण किया गया होता। इसका मतलब ये कैसे आया? अगर इसको निर्माण नहीं किया गया तो ये कैसे आया? ये विकसित हुआ। परंपराएं डेवलप होती हैं। जो चीज़ें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं वो लिखित रूप में भले नहीं प्राप्त करें, लेकिन वो हमारी परंपराओं में होती हैं, हमारे रीति रिवाजों में, संस्कारों में आती हैं और उसी को हम अगली पीढ़ी में भी अपना कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये होता है प्रोसेस डेवलपमेंट का, विकास का। तो ये वाला जो संविधान है अलिखित प्रकार का, ये विकसित संविधान कहलाता है। ये क्या होता है? विकसित होता है। विकसित होता है, इसको लिखा नहीं जाता है। तो एक अंतर ये निकल के आया, निर्मित होता है और वो विकसित होता है। अब अगर कोई संविधान निर्मित होता है तो इसका मतलब है कि निर्माण करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी और वो लोग जो संविधान को बनाते हैं उनको संविधान सभा के रूप में संबोधित किया जाता है, यानी एक असेंबली होती है जो उस संविधान को लिखती है। और इधर चूंकि लिखा ही नहीं गया है तो इधर संविधान सभा होगी? नहीं होगी। अलिखित संविधान बनाने के लिए किसी भी संविधान सभा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको लिखना है ही नहीं। इधर संविधान सभा होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्वेश्चन के रूप में आपसे आएंगे कि लिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बात सही है या क्या बात गलत है। तो अगर उसमें लिख दिया जाए कि अलिखित संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए होती है तो वो गलत हो जाएगा। संविधान सभा लिखित संविधान के लिए होती है। भारत को मन में रख के चलिएगा, आप आराम से इसे हल कर लेंगे। तो देखिए तीसरी बात जो निकल के आ रही है, यहाँ पर इसका निर्माण कौन करता है? संविधान सभा। संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है। संविधान का निर्माण या लेखन करती है। और यहाँ पर संविधान सभा जैसा कोई संगठन या संस्था नहीं पाई जाएगी। तो इधर जो तीसरी बात आएगी, इधर जो है संविधान सभा नहीं होती है। जब लिखना ही नहीं है तो संविधान सभा क्यों होगी? वो तो परंपराओं से विकसित हुआ है। तो तीन अंतर, एक बहुत मौलिक अंतर थे जो आपने समझे कि इसमें लिखा हुआ अंश ज़्यादा है, इसका निर्माण करता है। और निर्माण कौन करता है? संविधान सभा करती है। अब देखिए, अगर कोई चीज़ निर्मित की जाएगी तो किसी समय पर उसको शुरू किया जाएगा, एक डेट होगी, यानी कि लिखित संविधान को निर्मित करने की यानी प्रारंभ करने की एक तारीख होती है। और अगर कोई चीज़ प्रारंभ की जाएगी तो किसी तारीख पर वो ख़त्म भी होगी, यानी कि संविधान को कंप्लीट होने की भी एक तारीख होगी। हो सकता है कंप्लीट होने तारीख को ही वो लागू कर दिया जाए या फिर आगे किसी डेट में लागू किया जाए, यानी कि संविधान को निर्मित करने की तारीख और उसको लागू करने की तारीख होती है। अब इधर चूंकि संविधान तो पीढ़ियों से दर पीढ़ियों विकसित होता आ रहा है, उसको लिखा ही नहीं गया है, तो इधर फिर पूर्ण होने की तारीख और लागू करने की तारीख नहीं पाई जाएगी। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था तो कोई डेट नहीं है, क्योंकि वो बनता जाता है, लागू होता जाता है, विकसित वाला, यानी लगातार वो प्रक्रिया में रहता है। अगर किसी लिखित संविधान को पूछा जाए अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था या भारत का संविधान कब लागू हुआ था या कब बनकर तैयार हुआ था, तो इस प्रकार के प्रश्न इधर तो किए जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं किए जा सकते, क्योंकि इधर वो तारीखें नहीं पाई जाएंगी।
तो देखिए लिखित संविधान की अगली विशेषता ये होती है कि यहाँ पर निर्मित होने और लागू होने की तारीख होती है, इधर पाई जाएगी तारीख। उदाहरण के लिए जैसे भारत का एग्जाम्पल है, तो भारत का संविधान आप कमेंट करके बताइए। ये सब क्लासेस आगे आएंगी, लेकिन अभी से आप थोड़ा अपना ज्ञान चक्षु खोलते रहिए और हमें भी लगे कि आप एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्टिविटी बन रही है। तो कुछ चीज़ें जो पूछ रहे हैं वो बताते भी रहिए। भारत को उदाहरण मान के चलें तो भारत का संविधान का जो निर्मित होने का यानी पूर्ण होने की दिनांक कब है, कब वो कंप्लीट हुआ, और उसको लागू होने की दिनांक कब है, दोनों डेट्स आप बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कमेंट करिए आप। और इधर जो है इस प्रकार की कोई डेट नहीं होगी, इधर इस प्रकार की तारीख नहीं। यानी कि अगर कोई संविधान निर्मित होता है तो वो उसको कहते हैं ये अधिनियमित है, और जो निर्मित नहीं होता है वो अधिनियमित संविधान नहीं कहलाता है। यानी कि लिखित वाला संविधान क्या है, इसका जो मतलब है वो कहलाता है अधिनियमित होता है। ये अधिनियमित है यानी इनेक्टेड है, इनेक्टेड। और ये अधिनियमित नहीं है क्योंकि कोई डेट है ही नहीं, अधिनियमन की कोई तारीख ही नहीं है, अधिनियमित नहीं है। यानी कि इधर जो है डेट ऑफ इनेक्टमेंट नहीं पाई जाएगी, डेट ऑफ इनेक्टमेंट इधर नहीं पाई जाएगी, और इधर जो है डेट ऑफ इनेक्टमेंट होगी, डेट ऑफ इनेक्टमेंट पाई जाएगी। यानी लागू होने की, निर्मित होने की, अधिनियमित होने की तारीख, जैसे हमने बताया ना कि निर्मित कब होगा, तो उसको कहते हैं अधिनियमित होने की तारीख। और जो लिखा ही नहीं गया तो वहाँ अधिनियमित होने की तारीख यानी इनेक्टमेंट की डेट नहीं पाई जाएगी। तो ये एक अंतर ये निकल कर के आया। कोई दिक्कत हो रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है हमारे बताने से, तो आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। आप कमेंट करके ही हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ें और घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको कमेंट करके आप पूछ लिया करें। तो देखिए लिखित संविधान के जो प्रमुख लक्षण हैं वो आपने देख लिए। लिखा हुआ अंश ज़्यादा है, इसको निर्मित किया गया है तो फिर निर्मित करने वाली संस्था यानी संविधान सभा भी है, और अगर निर्मित किया गया है तो निर्मित होने की और लागू होने की तारीखें भी इधर पाई जाएंगी, और इसके जस्ट अपोजिट चीज़ें अलिखित में आ जाती हैं। अब देखिए कुछ विशेष बातें हैं। इतने तो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप समझ गए लिखित और अलिखित में क्या चीज़ें हैं। अब कुछ मौलिक चीज़ें यानी संविधान के अंदर की बातों पर बात करेंगे कि आखिर लिखित और अलिखित के प्रावधानों में, उसके मूल सिद्धांतों में, उसके आदर्शों में क्या अंतर होता है और क्यों होता है। ऐसा क्यों है कि जो अलिखित में है उसमें कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी और इधर वो चीज़ें उसके विपरीत या उससे अलग पाई जाएंगी। तो इस पर बात करेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए जब भी कभी किसी देश का संविधान लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि उस पर बहुत गहनता से रिसर्च किया जाएगा, पढ़े जाएंगे, तमाम संविधान पढ़े जाएंगे। आप देखते हैं कि भारत के लोगों ने, भारत की संविधान की सभा ने जब भारत का संविधान बनाया तो 50 से अधिक संविधानों को उन्होंने बहुत गहनता से पढ़ा, पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा और अच्छी अच्छी चीज़ों पर विचार किया जो भारत के परिवेश के लिए, भारत की धरती के लिए, भारत की जनता के लिए उपयोगी थे, अच्छे थे। उनको मॉडिफाई करके लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में इधर उधर से चीज़ें बारो कर ली गई हैं, उधार ले ली गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी संविधान को उठाया और कॉपी पेस्ट कर लिया है। हमने उस चीज़ को पढ़ा और उसको फिर अपने परिवेश के अनुसार उसमें परिवर्तन किए, मॉडिफाई किया, फिर उसको अपने देश में लागू किया है, अपने संविधान में रखा है। और हम
ईमानदारी से क्रेडिट भी देते हैं कि हमने इस चीज़ की प्रेरणा इस देश से ली है। ऐसा नहीं कि आप चोरी भी कर लो और उसको जो है आप क्रेडिट भी ना दो कि हाँ हमने तुमसे कुछ सीखा है। तो सीखना और सिखाना दोनों जो है संसार में एक साथ चलते हैं। आज आप हमसे कुछ सीखेंगे और कल आप किसी को ये चीज़ें डिलीवर करेंगे। जैसे मैंने अपने गुरुओं से कुछ सीखा है और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ज्ञान को अगले व्यक्ति तक पहुँचाऊँ। ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। देखिए, लिखित संविधान मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई संविधान लिखा जाएगा तो संविधान सभा बहुत गहन रिसर्च करती है, फिर वो बेहतर से बेहतर चीज़ों को ढूंढ करके अपने संविधान में रखने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा विकल्प रहेंगे, हमेशा चीज़ों के ज़्यादा विकल्प रहेंगे, सरकार के प्रकार के ज़्यादा विकल्प रहेंगे, कठोरता और लचीले यानी इस सब बातों में ज़्यादा विकल्प खुले रहेंगे, शक्तियों के बंटवारे में ज़्यादा विकल्प खुले रहेंगे और इधर ऑप्शन कम होंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप है और ये एक ही केंद्र की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। तो देखते हैं कुछ बातों में। देखिए, जो लिखित संविधान होता है इसमें क्या होता है, 4 पॉइंट उधर हो गए थे, 5वां पॉइंट इसमें जो है राज व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटी, राज व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प खुले रहते हैं, सभी विकल्प पाए जाते हैं, विकल्प पाए जाते हैं। अभी कुछ फैक्ट पे भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप इसको समझें। देखिए, राज व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक हो सकती है, संघात्मक हो सकती है या फिर क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक हो सकती है। तो जब संविधान जिन देशों का लिखा जाता है तो उनके पास सभी विकल्प रहते हैं, या तो वो एकात्मकता के ज़्यादा लक्षण रख सकते हैं, वो उनकी सोच पर निर्भर है, या तो वो संघात्मक के ज़्यादा बातें रख सकते हैं, या फिर वो दोनों का मिला जुला रूप भी बना सकते हैं। यानी यहाँ पर तीनों विकल्प खुले रहते हैं। कौन कौन से? या तो एकात्मक, यानी कि जब वो स्वयं में बना रहे हैं तो उनको लगता है कि इन बातों में एकात्मकता होनी चाहिए। एकात्मकता का मतलब है शक्तियों का एक जगह केंद्रित होना, और कुछ बातों में उन्हें लगता है कि शक्तियों को बांट दिया जाना चाहिए सेंटर और स्टेट्स में, तो फिर उसमें संघात्मक लक्षण भी पाए जा सकते हैं। यानी उनकी मर्जी पर है कि वो संघात्मक रखेंगे या एकात्मक रखेंगे या फिर अर्ध संघात्मक रखेंगे। अर्ध संघात्मक, चूंकि ये लिखा जा रहा है इसीलिए तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं आ गई, और जब कोई चीज़ डेवलप होकर के आती है तो उसमें सभी विकल्प नहीं रहते हैं, उसकी दिशा एक तरफ हो जाती है। अगर वो एकात्मकता की तरफ बढ़ गया है तो फिर वो एकात्मक ही बनता चला जाएगा, उसमें सभी विकल्प खुले नहीं रहेंगे। देखिए, एकात्मक का मतलब हमने बताया था आपको, जहाँ पर शक्तियों का केंद्रण होता है, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। संघात्मक का मतलब होता है जहाँ शक्तियों का बंटवारा मिलता है, और अर्ध संघात्मक में संघात्मक के लक्षण ज़्यादा होते हैं लेकिन कुछ लक्षण एकात्मक के भी पाए जाते हैं। जब हम भारत के संविधान के विशेषताओं पर बात करेंगे तब वहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में हमको यही चीज़ें पढ़नी है, तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। यूनिटरी, फेडरल, क्वासी फेडरल। अब इधर देखिए, जब संविधान जो विकसित होता है, जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल जरूर दिमाग में रखिए, जैसे ब्रिटेन का, बाकी अभी हम लिखवा देंगे कितने एग्जाम्पल हैं। तो जो संविधान विकसित होगा वहाँ पर एकात्मक लक्षण ज़्यादा होगा, यानी वो संविधान देश की व्यवस्था को किधर ले जाएगा, एकात्मकता की तरफ ले जाएगा, यानी शक्तियों का केंद्रण एक तरफ जाएगा। ये निश्चित है, ये अलिखित संविधान का गुण है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, एकात्मक, यूनिटरी, एकात्मक, और विकल्प यहाँ नहीं खुले रहेंगे। जैसे इधर तीनों विकल्प थे वैसे उधर विकल्प नहीं रहेंगे, एक ही विकल्प रहेगा, एकात्मक। क्योंकि जब एक शासक होता है, जब एक व्यक्ति
जो अनुवांशिक रूप से शासन कर रहा है, या फिर एकात्मकता। देखिए, शुरुआत हमेशा शक्ति के केंद्रण से ही हुई, तो अगर उसी में डेवलप होता चला जाएगा तो फिर मालिक शक्तियों को अपने पास ही रखने की कोशिश करता जाएगा और उसको डाइवर्सिफाइड करता जाएगा, बहुत ज़्यादा विस्तार होता चला जाएगा। लेकिन आप केंद्रण जो देखोगे वो एक ही जगह पर जा कर के मिलेगा, यानी कि इस तरह से कंट्री होता है कुछ, और सारी शक्तियाँ एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। और ये जो होता है, इसमें जो है शक्तियों के केंद्र कई होते हैं, कई जगह से देश को कंट्रोल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप संघात्मक व्यवस्था देखते हैं भारत में, इसी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। केंद्र सरकार, फिर उसके नीचे प्रांतीय सरकारें होती हैं, फिर उसके अंदर और सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत तक उसको कई भागों में डिवाइड किया हुआ होता है, यानी शक्तियों को बांट दिया गया होता है। और वहाँ पर शक्तियों को नहीं बांटा जाता है एकात्मक में। तो राज व्यवस्था की प्रकृति अलिखित संविधान में कौन सी होगी? एकात्मक होगी, यूनिटरी होगी। अब देखिए, अगर सभी विकल्प खुले हुए हैं तो जो लिखित संविधान होता है वहाँ पर सरकार के जो 3 अंग हमने बताए थे, सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं? हमेशा दिमाग में रखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 प्रमुख होते हैं सरकार के अंग जिनसे मिलकर के सरकार बनती है। तो आलिखित जो होगा उसमें न्यायपालिका के पास कम पावर्स होंगी। न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका की समीक्षा बहुत सीमित मात्रा में कर पाएगी। वहाँ पर जो विधायिका होगी वो बहुत पावरफुल होगी। विधायिका जो है न्यायपालिका के ऊपर भी हावी हो जाएगी, न्यायपालिका को बहुत कम शक्तियाँ दी जाती हैं। और जो लिखित संविधान होता है वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, यानी न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका के ऊपर अपना न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन कर सकती है। यानी कि सीधे और सरल शब्दों में कहें तो लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका का जो शक्तियाँ का विस्तार है वो ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। जो लिखित संविधान होते हैं उसमें क्या होता है, न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती हैं। ऐसा सिर्फ लिखित संविधान वाले देशों में ही हो सकता है। जैसे भारत, जैसे अमेरिका, यहाँ पर क्या होता है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर भी कंट्रोल विधायिका लगाएगी। लेकिन न्यायपालिका जो होती है वो अपेक्षाकृत विधायिका और कार्यपालिका से ज़्यादा पावरफुल होती है और वो विधायिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। विधायिका जो भी विधि बनाएगी, हमने आपको बताया कि विधायिका क्या करती है, लेजिस्लेचर है, ये नए कानून बनाती है संविधान के आधार पर, और अगर कोई कानून गलत है तो न्यायपालिका उसको रोक सकती है। कार्यपालिका अगर संविधान से इतर यानी संविधान का उल्लंघन करती है, कोई ऐसा कार्य करती है जो संविधान के विपक्ष में है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका की कार्यों को भी समीक्षा कर सकती है, यानी उस पर भी रोक लगा सकती है। तो इस प्रकार जो है न्यायपालिका के पास कुछ बेहतर शक्तियां हैं, और ये किस लिए हैं, ताकि विधायिका और कार्यपालिका अपनी सीमाओं से बाहर ना जाए। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी दिखेगा, तो फिर क्या न्यायपालिका तानाशाह हो जाएगी, यानी कि वो विधायिका और कार्यपालिका से सुप्रीम हो जाएगी? तो ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पर विधायिका का नियंत्रण भी न्यायपालिका पर होता है। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर न्यायपालिका के जज वगैरह जो हैं, भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो उल्लंघन करते हैं संविधान का, यानी कुछ अनैतिक करते हैं जो संविधान के हिसाब से गलत है, तो फिर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं चला करके उनको भी हटाया जा सकता है। और तमाम जो है नियंत्रण है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया, बहुत से नियंत्रण होते हैं। लेकिन
जो बताने वाली बात है यहाँ पर कि लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका के पास में कुछ विशेष शक्तियाँ रहती हैं। कौन सी विशेष शक्तियाँ? वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती हैं। इतना आपको समझना है। जो अलिखित संविधान वाले देश होते हैं जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर न्यायपालिका नीचे होती है, वहाँ पर विधायिका ऊपर होती है, यानी विधायिका के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और न्यायपालिका को विधायिका के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बहुत कम प्राविधान, बहुत कम शक्तियाँ दी गई होती हैं। तो यहाँ पर क्या दर्ज करेंगे? न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ दी जाती हैं, सीमित शक्तियाँ, और विधायिका यहाँ पर ऊंचे होती है। यहाँ पर विधायिका को अधिक शक्तियाँ मिलती हैं, नेचर से ही आ जाएगा, मिलती हैं विधायिका को। अब अगर विधायिका के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो इसका मतलब है वो आए दिन संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि संविधान में संशोधन तो संसद ही करेगी ना। तो अगर विधायिका के पास में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, और न्यायपालिका उसके ऊपर कोई ज़्यादा विशेष शक्ति लगा करके रोक भी नहीं पाएगी, तो इसका मतलब है कि विधायिका जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जब चाहे जैसे चाहे संविधान को बदल देगी। और इधर क्या है? इधर अगर विधायिका संविधान को बदलने की कोशिश करेगी तो फिर प्रक्रियाएं जटिल होंगी, क्योंकि न्यायपालिका का अंकुश उसके ऊपर है। आप जब भारत का संविधान पढ़ोगे तो आप देखोगे जब संविधान में कोई बहुत महत्वपूर्ण संशोधन करना होता है तो वो तमाम प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, और लास्ट में न्यायालय भी देखता है कि ये उचित है या नहीं उचित है, और न्यायालय अगर चाहता है तो उसकी समीक्षा करता है और उसे वो खारिज भी कर सकता है, यानी कि अनुचित बता करके उस पर नियंत्रण लगा सकता है कि संविधान के खिलाफ है। और इधर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि न्यायपालिका इधर नीचे है। तो अगर न्यायपालिका नीचे है, विधायिका ऊपर है, तो यहाँ पे संविधान सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि विधायिका संविधान को जैसे चाहे वैसे डील कर सकती है। तो अलिखित संविधान वाले देशों में संविधान की सर्वोच्चता नहीं पाई जाती है। वहाँ पर कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च होती है, क्योंकि विधायिका पावरफुल है तो संसद क्या है? सर्वोच्च है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है? तो वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, वो जैसे चाहे संविधान को तोड़ मरोड़ सकती है, यानी संविधान में संशोधन करना वहाँ सरल होता है। ये अगला पॉइंट आपका बनता है। अगला पॉइंट क्या बनेगा कि इधर जो है संविधान में संशोधन सरल है, यानी कि ये लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल, लचीला संविधान होता है। जो भी अलिखित संविधान है उसको बदलना आसान होता है, और संसद पावरफुल है, न्यायपालिका का कोई जोर भी नहीं है, इसीलिए जब चाहे वो संविधान को जैसा चाहे वो बदल सकते हैं। बहुत आसान है अलिखित वाले मामले में। इसीलिए ये संविधान किस प्रकार के होते हैं? लचीला संविधान होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इधर क्या है? क्या इधर भी आसान है, कठिन है, या क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर तीनों प्रकार के ये दरवाजे भी खुले हुए हैं। तो जब संविधान को रणनीति बना करके योजनाबद्ध तरीके से संविधान सभा लिखेगी, ये तो रणनीति बना करके योजनाबद्ध तरीके से लिखा गया है ना, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन खुले रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सरल ही होगा या कठिन ही होगा, ये निर्भर करेगा कि संविधान सभा कैसा बनाना चाहती है। तो वो जैसा चाहे वैसा बनाएंगी। यहाँ पर जैसा चाहे वैसा नहीं बनेगा, यहाँ पर हमेशा सरल ही बनेगा, हमेशा बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरल भी हो सकता है, कठिन चाहे तो कठिन भी हो सकता है, और दोनों का मिला जुला रूप भी चाहे तो दोनों का मिला जुला रूप भी हो सकता है।
अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई हैं लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है ना। और इधर डेवलप हुआ है तो कठिन डेवलप होगा ही नहीं, हमेशा सरल ही डेवलप होगा। तो इधर क्या है, इधर जो है संविधान, इधर संविधान में संशोधन जो लिखित वाला होगा उसमें तीनों रहेंगे, यानी कठोर भी रहेगा, हो सकता है कि किसी देश का संविधान लिखित हो और कठोर हो सकता है वो लचीला हो, कठोर यानी रिजिड, लचीला फ्लेक्सिबल मैंने लिखा, और मिला जुला यानी कठोर भी हो और लचीला भी हो। इंडिया जैसे बात करेंगे आगे हम, तो ये तीनों संभावनाएं रहती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो इतनी चीज़ों पर हमने बात की। अब चलिए बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उदाहरण क्या हैं। कुछ उदाहरण भी आपको देने हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट हम मिटा रहे हैं, इसी में उदाहरण लिख देंगे, उसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि कौन से देश का संविधान कैसा है। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण में जो लिखित संविधान में उदाहरण है, इसमें सबसे पहला उदाहरण है अमेरिका का, क्योंकि विश्व में सबसे पहला जो संविधान लिखा गया वो अमेरिका में लिखा गया। अमेरिका पहले ब्रिटेन का ही गुलाम था, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था वैसे अमेरिका भी था, और अमेरिका पहले आज़ाद हुआ था। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उसने अपना संविधान लिखा जैसे भारत ने लिखा। तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, वो है अमेरिका का, और वो सबसे छोटा लिखित संविधान है, वहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं उसमें। तो देखिए उदाहरण के रूप में सबसे पहला हम दर्ज करेंगे अमेरिका, USA। अमेरिका के विषय में एक पॉइंट दो नोट कर लेंगे कि ये सबसे पुराना या सबसे पहला लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। और एक चीज और इसके विषय में आपको जाननी है कि ये सबसे छोटा लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। बहुत कुछ इन्होंने नहीं लिखा लेकिन है लिखित, सबसे छोटा लिखित संविधान है और सबसे पहला भी इन्हीं का है। और इन्होंने बहुत कठोर बनाया। हमने बताया ना कि लिखित संविधान में कठोर और लचीला या मिला जुला सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो अमेरिका के लोगों ने अपना संविधान कैसा बनाया है, बहुत कठोर बनाया है, यानी कि उसके प्राविधानों में संशोधन करना कठिन है। आप देखोगे कि अमेरिका का संविधान भारत से बहुत पहले बना था। आप कमेंट करके बताइए कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के बाद ही बना था अगले 2-4 सालों में। तो अमेरिका कब आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, कमेंट करिए, आपको पता हो जाएगा कि भारत से कितना पुराना है ये संविधान। लेकिन भारत अभी 1947 में आज़ाद हुआ और भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, और तब से लेकर के अब तक 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ अभी बहुत कम संशोधन हुए, जबकि भारत के संविधान से ये काफ़ी पुराना संविधान है। इसका मतलब है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना कठिन है। तो एक पॉइंट ये भी है कि ये जो है एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान, कठोर संविधान का मतलब है कि उसमें संशोधन करना कठिन है, थोड़ा बड़ी लंबी जटिल प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल आपने अमेरिका को समझा। दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका का भी लिखित संविधान है, बहुत से हैं लेकिन कुछ हमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगा। तो श्रीलंका का सबसे लचीला लिखित संविधान है, सबसे लचीला लिखित संविधान, लिखित है लेकिन लचीला है। अब थोड़ा सा आप भ्रमित न होइएगा, हमने बताया कि अलिखित संविधान लचीले होते हैं, और आप देख रहे हो कि लिखित संविधान में
सबसे लचीला श्रीलंका का है, तो हमने बताया ना इधर तो सभी ऑप्शन खुले हैं, किसी देश का लचीला भी हो सकता है, किसी देश का कठोर भी हो सकता है, लेकिन इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर सब लचीले ही होंगे, सब जो है फ्लेक्सिबल ही होंगे। तो श्रीलंका किस प्रकार का है? श्रीलंका लिखित है लेकिन सबसे लचीला, सबसे जो है फ्लेक्सिबल है, ये संशोधन करना बहुत आसान है इसमें। और देखिए तीसरा उदाहरण लीजिए भारत का। भारत के विषय में क्या है? भारत का जो संविधान है लिखित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जो अमेरिका का है ये दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है और भारत का लिखित संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और ये कठोर है या लचीला, इसको हम बात करेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्ट के रूप में आप दर्ज करेंगे भारत में दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान के कुछ प्रावधान जो महत्वपूर्ण हैं उनको बदलना कठिन है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत आसान है यानी सरल है। तो यहाँ पर कुछ प्रावधानों में लचीला वाला गुण है यानी फ्लेक्सिबल है और कुछ प्रावधानों में कठिन है यानी लचीला और कठिन दोनों प्रकार का संविधान है। ये भारत का संविधान किस प्रकार का है? फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, लचीला एवं कठोर। आप ये अक्सर पढ़ते होंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो उत्तर आप देते होंगे लचीला एवं कठोर। इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में संशोधन करने के लिए उसमें बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जिनके मामलों में संविधान में संशोधन करना सरल है, यानी कि साधारण बहुमत से ही उसमें संशोधन हो जाएगा। सरल का मतलब यही होता है कि साधारण बहुमत से उसमें संशोधन हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में ये कठोरता का भी परिचय देता है कि यानी कि वहाँ पर साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर विशेष बहुमत चाहिए होगा, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। और किसी किसी मामले में तो कहा गया कि विशेष बहुमत भी चाहिए होगा और देश में जितने प्रांत हैं यानी आधे प्रांत, उसमें के आधे प्रांतों का अनुमोदन भी चाहिए होगा। तो यानी कि वो कठोर भी हैं कुछ प्राविधान। तो दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए लचीला भी है और कठोर भी हैं। ये भारत का। एक और उदाहरण लीजिए अगर लिखित में, तो जापान को आप ले सकते हैं। जापान के विषय में विशेष बात यह है कि एशिया में लिखित संविधान बनाने वाला सबसे पहला देश जापान है। देखिए अमेरिका लिखित संविधान का सबसे पहला जनक है, यानी लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में ही बनाया गया। लेकिन एशिया में अगर आ जाए तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान जापान ने बनाया। तो जापान में क्या लिखेंगे आप? एशिया का प्रथम लिखित संविधान। भारत में बाद में आया संविधान। अब और भी देश हैं, आपको पता है नेपाल में भी लिखित संविधान है। इसी तरह आप और एग्जाम्पल से इसमें जोड़ लीजिए कि कौन कौन से देशों में लिखित संविधान पाया जाता है। 4 हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताए जो पूछे जा सकते हैं। अब इधर उदाहरण में देखिए क्या है। उदाहरण इधर पर है ब्रिटेन। देखिए संविधान जो अलिखित प्रकार का संविधान डेवलप हुआ ब्रिटेन में एक आप मैग्ना कार्टा सुनते होंगे, यानी सबसे पहले नागरिकों को कुछ अधिकार देने की बात जो की गई वो ब्रिटेन में 1215 में की गई। इस बात को आपको जानना चाहिए। 1215 आई थिंक 15 जून डेट थी, 15 जून 1215 की बात है। वहाँ पे किंग जॉन और वहाँ सामंत होते थे। तो किंग जॉन जो है वो बहुत ही सख्त प्रकार के सम्राट थे। उन्होंने जो है सामंतों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। तरह तरह के टैक्स लगा देते थे, कर लगा देते थे, यानी कि सामंतों में और राजा में अनबन थी, बन नहीं पा रही थी बात। तो बहुत दिनों तक तो विरोध नहीं हुआ। 1199 में वो राजा बने थे।
बहुत दिनों तक विरोध नहीं हुआ, लेकिन कब तक जो है कोई सह सकता है, तो फिर विद्रोह कर दिया वहाँ पर लोगों ने। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से निरंकुश होकर के राजा अगर शासन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, और इतना भयंकर दबाव बनाया गया कि जो किंग जॉन थे उन्होंने 1215 में वहाँ के सामंतों के साथ में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, और उस संधि पत्र में कुछ बातें लिखी गई थी जिसका जो आशय ये था कि सम्राट भी कानून के दायरे में रह करके ही काम करे, यानी कुछ उसकी भी लिमिटेशंस हो। ऐसा न हो कि जब जैसे चाहे वैसे काम करने लगे, और लोगों के कुछ अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, जैसे कि उनको न्याय मिलने में निष्पक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सम्राट ने कहा कि इसको फांसी दे दो, उसको फांसी दे दिया। उसको अपना हक रखने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1215 में पहली बार ब्रिटेन के जो सम्राट ने है कुछ अधिकार जनता को इस संधि के द्वारा प्रदान किए कि हाँ, आप लोगों के भी कुछ अधिकार हैं और वो आपको मिलेंगे। सहमति हुई। तो इतना बड़ा आदेश था वो, इतिहास का इतना बड़ा आदेश कि राजा ने पहली बार जनता को कुछ लीगल जो है राइट्स दिए। तो उसको कहा गया ये जो है महाधिकार पत्र है, यानी कि ये मैग्ना कार्टा है। तो वहीं से शब्द आया मैग्ना कार्टा, और वहीं से शुरुआत हुई कि इस प्रकार के कानून बने, यानी संविधान प्रारंभ हुआ बनना। तो ब्रिटेन में जो है इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। 1215 से प्रारंभ हुई ये प्रक्रिया और अभी तक वो चलती चली आ रही है। तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा शब्द आप सुनते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा मिला था एक भारत के बादशाह के द्वारा। वो कौन बादशाह थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा ही बहुत ज़बरदस्त आदेश यानी अधिकार पत्र दे दिया था, और उसमें ऐसे ऐसे प्राविधान कर दिए कि कंपनी को लगा कि वाह, अब तो हमारे लिए बहुत अच्छे दिन आ गए। यानी कि ऐसा हमको एक अधिकार पत्र मिल गया जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1215 में देश के सम्राट ने दिया था लोगों को, यानी वो मैग्ना कार्टा था। तो ये भी किस प्रकार का है? मैग्ना कार्टा। उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। तो कमेंट करके आप बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा किसने प्रदान किया था, यानी महाधिकार पत्र। तो इधर उदाहरण में आपने लिखा ब्रिटेन और सऊदी अरब है, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये सब देश हैं जहां पर अलिखित संविधान पाया जाता है। और भी उदाहरण हैं, इतने काफ़ी हैं। तो लिखित और अलिखित संविधान में सिर्फ शाब्दिक अंतर नहीं है, यानी कि लिखित का मतलब सिर्फ लिखा हुआ, अलिखित का मतलब गैर लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कह सकते हो कि इसमें अंश नहीं है इसलिए लिखित कह दिया जाता है, लेकिन आपने देखा कि इसके पीछे बहुत मूलभूत बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। और भारत के संदर्भ में जब हम क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जल्दी ही उस क्लास पे हम पहुँच रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इकोनॉमिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि चैनल सुचारू रूप से इसी प्रकार से फ्री कक्षाएँ आपको प्रदान करता रहे। तो यदि आप सक्षम हैं, आप जो है कर सकते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन करें। मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।